विश्व के महान साहित्यकार रविंद्रनाथ ठाकुर ऐसे अग्रणी लेखक थे जिन्हें नोबेल पुरस्कार जैसे सम्मान से विभूषित किया गया। उनकी अनेक कृतियाँ प्रमुख भारतीय और विदेशी भाषाओं में अनुदित होकर चर्चित हुई। बंगला साहित्य में छोटी कहानियों का सूत्रपात करने वाले रविंद्रनाथ ठाकुर ही हैं। एक समालोचक ने इनकी कहानियों के संबंध में लिखा है कि रविंद्रनाथ का काव्य चाहे चिरजीवी हो या न हो, पर ये कहानियाँ उन्हें निश्चित रूप से अमर कीर्ति देंगी। नमस्कार, मैं हूँ अर्चना त्यागी, हिंदी लेखक परिवार के मंच पर, और आज प्रस्तुत कर रही हूँ रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखी एक मार्मिक कहानी, एक रात। सुरबाला के संग मैं एक पाठशाला गया हूँ और आँख मिचौली खेल में भी उसका साथी रहा हूँ। मैं अक्सर उसके घर जाया करता था। सुरबाला की माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। किसी किसी दिन वे हम दोनों को एक साथ खड़ा करके निरख निरख कर देखती और आपसी बातचीत में कहती, देखो दोनों की जोड़ी कैसी अच्छी लगती है। तब मैं छोटा ज़रूर था, पर उनकी इस बात के माने समझने में मैंने कोई गलती की हो ऐसा नहीं जान पड़ता। कारण बचपन ही से मेरे मन में यह धारणा जमकर बैठ गई थी कि सुरबाला पर औरों की बनिस्बत मेरा कुछ विशेष अधिकार है। उस विशेषाधिकार के मद में आकर मैंने उस पर रौब तो जमाया ही है और अन्याय भी किया हो तो कोई आश्चर्य नहीं। किंतु सुरबाला की तरफ से इतना तो मुझे मानना ही पड़ेगा कि उसने काफ़ी सहनशील बनकर मेरी सब तरह की आज्ञाओं का यथासंभव पालन किया है और न करने पर मैंने जो सज़ा दी है उसे मंजूर भी किया है। मोहल्ले में उसके रूप की सब तारीफ किया करते थे, किंतु मुझ जैसे आवारा और उद्दंड लड़के की निगाह में उस सुंदरता की कोई ख़ास कीमत नहीं थी। मैं समझता था कि सुरबाला सिर्फ मेरा प्रभुत्व मानने के लिए ही अपने बाप के घर पैदा हुई है, लिहाजा मेरे लिए वह ख़ास तौर से उपेक्षा की चीज़ है। मेरे पिता गांव के ज़मींदार चौधरियों के यहाँ नायब थे। उनकी इच्छा थी कि लिखाई में मेरा हाथ सध जाने पर मुझे वे ज़मींदारी सरिश्ते का काम सिखाकर कहीं पर गुमाश्ते के काम पर लगा देंगे, पर मैं उनकी इस बात से मन ही मन नाराज़ था। हमारे मोहल्ले का नील रतन जैसे कलकत्ता भागकर वहाँ पढ़ लिख कर कलेक्टर साहब के नीचे नाजिर बन गया है, मेरे जीवन का लक्ष्य भी लगभग वैसा ही, यानी बहुत ऊंचा था। अगर कलेक्टर का नाजिर न हो सका तो कम से कम दूसरी अदालत का हेड क्लर्क तो बनूंगा ही, यह मैंने मन ही मन तय कर रखा था। मैं बचपन से ही देखता आया हूँ कि मेरे बाप उक्त अदालत जीवियों का बहुत ज़्यादा सम्मान करते थे। नाना उपलक्ष्यों में मछली, साग तरकारी, रुपये पैसे आदि से उनकी पूजा अर्चना की जाती थी। वह भी मुझसे छिपा नहीं था। इसलिए अदालत के छोटे से छोटे कर्मचारी, यहाँ तक कि सिपाही पियादों तक को अपने मन में मैंने खूब सम्मान का आसन दे रखा था। असल में ये हमारे देश के पूज्य देवता हैं। 33 कोटि के छोटे मोटे नए नए संस्करण, जमीन जायदाद संबंधी सिद्धि लाभ के लिए तो स्वयं सिद्धिदाता गणेश से भी इन पर लोगों का आंतरिक भरोसा बहुत ज़्यादा है। इसीलिए पहले गणेश जी का जो कुछ हक था, आजकल वह हक इन्हीं को मिला करता है। मैं भी नील रतन के दृष्टांत से उत्साहित होकर एक दिन मौका पाकर कलकत्ता भाग आया। पहले गांव के एक जान पहचान वाले के यहाँ ठहरा। उसके बाद धीरे धीरे बाप से भी पढ़ाई के लिए कुछ कुछ मदद मिलने लगी और पढ़ाई नियम से होने लगी। इसके अलावा मैं सभा समितियों में भी शामिल हुआ करता था। इस विषय में मैं निस्संदेह
हो गया था कि देश के लिए सहसा प्राण विसर्जन करने की बड़ी सख्त ज़रूरत है, किंतु किस तरह यह दुस्साध्य कार्य हो सकता है, यह मुझे नहीं मालूम था और न कोई दृष्टांत ही दिखाता था। मगर फिर भी उत्साह में कोई कमी नहीं थी। हम लोग गंवई गांव के लड़के थे। कलकत्ता के लड़कों की तरह हम सब बातों को हंसी में उड़ाना नहीं जानते थे और इसीलिए शायद हमारी देशभक्ति अत्यंत दृढ़ थी। हमारी सभा के संचालक गण व्याख्यान दिया करते थे और हम लोग चंदे का खाता लेकर बिना खाए पिए यूं ही धोरी दोपहरी में घर घर भीख मांगते फिरते थे। सड़क के किनारे खड़े होकर विज्ञापन बांटा करते। सभा की जगह में जाकर बेंच चौकी वगैरह लगाते और सभापति के नाम पर अगर कोई कुछ बात कह देता तो उससे कमर कस के लड़ने को आमादा हो जाते। शहर के लड़के हमारे इन लक्षणों को देखकर हम लोगों को गांव के गंवार कहने लगे थे। कलकत्ता आया था नाजिर या सरिश्तेदार बनने, पर मेज़िनी गैरिबाल्डी बनने की तैयारियां करने लगा। इतने में मेरे पिता और सुरबाला के पिता दोनों ही एकमत होकर सुरबाला के साथ मेरे ब्याह की तैयारियां करने लगे। मैं 15 वर्ष की उम्र में कलकत्ता भाग आया था और तब सुरबाला की उम्र थी कुल 8 साल की। अब मैं 18 साल का हूँ। पिता का मत है कि मेरी ब्याह की उम्र क्रमशः बीतती जा रही है, पर इधर मैंने मन ही मन प्रतिज्ञा कर ली थी कि आजीवन मैं ब्याह नहीं करूँगा और स्वदेश के लिए मर मिटूँगा। पिता से मैंने कह दिया कि पढ़ाई खत्म किए बगैर मैं ब्याह नहीं करूँगा। 2 ही 4 महीने में मुझे खबर मिली कि वकील रामलोचन बाबू के साथ सुरबाला का ब्याह हो गया। पतित भारत के लिए मैं तब चंदा वसूली के काम में मशगूल था, लिहाजा यह खबर मुझे अत्यंत तुच्छ जान पड़ी। एंट्रेंस पास कर चुका, फर्स्ट ईयर आर्ट्स की परीक्षा देने वाला था, इतने में पिता की मृत्यु हो गई। घर में सिर्फ मैं ही अकेला न था, माता और 2 बहनें भी थीं, इसलिए कामकाज की टोह में घूमना पड़ा। बहुत कोशिश करने के बाद मुझे नोआखाली विभाग के एक स्कूल की सेकंड मास्टरी मिली। सोचा कि अपने योग्य काम मिल गया, अच्छा ही हुआ। उपदेश और उत्साह दे देकर हर एक विद्यार्थी को भावी भारत का सेनापति बना दूंगा। काम शुरू कर दिया। देखा कि भावी भारत की अपेक्षा यहाँ आसन्न परीक्षा की हड़बड़ी ही बहुत ज़्यादा है। छात्रों को ग्रामर और अलजेब्रा के अलावा बाहर की कोई और बात समझाने से हेडमास्टर साहब नाराज़ होते हैं और तब 2 ही महीने के अंदर मेरा उत्साह ठंडा पड़ गया। हम जैसे प्रतिभाहीन लोग घर बैठे अनेक तरह की कल्पनाएं किया करते हैं, किंतु अंत में कार्यक्षेत्र में उतरने के बाद उनके कंधे पर जब हल रखा जाता है और पीछे से पूंछ मरोड़ी जाती है, तब वे सहिष्णुता के साथ सिर झुकाए हुए दिन भर खेत जोतने का काम करते हैं और उसके एवज में शाम को जो भरपेट भूसा मिल जाता है उसी में वे संतुष्ट रहते हैं। फिर उनमें उछल कूद और उत्साह कुछ भी नहीं रह जाता। उन दिनों आग लगने की आशंका थी, इसलिए एक मास्टर को स्कूल में ही रहना पड़ता था। मैं छदीड़ा आदमी था, लिहाजा मेरे ही ऊपर यह भार आ पड़ा। स्कूल से सटी हुई एक छोटी सी झोपड़ी थी, उसी में मैं रहने लगा। स्कूल कस्बे से बाहर कुछ दूरी पर था, एक बड़े तालाब के किनारे। चारों तरफ सुपारी, नारियल और मदार के पेड़ थे और स्कूल से बिल्कुल सटे हुए 2 बड़े बड़े नीम के पेड़ थे, जिनकी छाया से स्कूल के मास्टर और छात्र काफ़ी फ़ायदा उठाया करते थे। एक बात का उल्लेख करना भूल गया और अब तक उसे मैं उल्लेख योग्य समझता भी न था। यहाँ के सरकारी वकील रामलोचन राय का मकान हमारे स्कूल के नज़दीक ही था और मुझे यह मालूम था कि उनके साथ उनकी स्त्री मेरी बाल्य सखी सुरबाला भी रहती है।
रामलोचन बाबू के साथ मेरी जान पहचान हो गई। सुरबाला के साथ मेरी बचपन की जान पहचान थी। यह बात रामलोचन बाबू को मालूम थी या नहीं, मैं नहीं कह सकता। मैंने भी उनसे इस नई परिचय में, इस संबंध में कोई बात कहना ठीक नहीं समझा। साथ ही यह बात भी मेरे मन में अच्छी तरह उदय नहीं हुई कि सुरबाला का किसी दिन मेरे जीवन के साथ कोई विशेष संबंध था। एक दिन छुट्टी के रोज़ मैं रामलोचन बाबू के घर उनसे मिलने गया। याद नहीं किस विषय में बात चल रही थी, शायद वर्तमान भारत की दुर्वस्था के संबंध में कुछ चर्चा कर रहे थे। वे इस विषय में विशेष चिंतित और व्याकुल हों सो बात नहीं, किंतु यह विषय ऐसा है कि तंबाकू पीते पीते इस बारे में 2-1 घंटा अनर्गल बातें करते रहो तो वक्त मज़े में कट जाता है। इतने में बगल के कमरे में से चूड़ियों की ज़रा सी मीठी खनखन, ज़रा कपड़ों की खसखस और किसी के कोमल पैरों की ज़रा कुछ आहट सी सुनाई दी, और मैं अच्छी तरह समझ गया कि खिड़की की संध में से कुतूहलपूर्ण नेत्रों से मेरी ओर कोई देख रही है। उसी क्षण 2 आँखों की मुझे याद उठ आई। विश्वास, सरलता और शैशव प्रीति से छलकती हुई 2 बड़ी बड़ी आँखें थीं वे। उनमें काले काले तारे थे और स्थिर स्निग्ध दृष्टि थी उनकी। सहसा मेरे हृदय को मानो किसी ने कड़ी मुट्ठी में दबाकर मसोस दिया, और वेदना से मेरा हृदय अधपके फोड़े की तरह टीस मारने लगा। मैं अपनी झोंपड़ी में लौट आया, पर वह दर्द ज्यों का त्यों बना ही रहा। मैं पढ़ता लिखता और भी काम करता, पर मन का वह भाव किसी भी तरह दूर न हुआ। मन मेरा सहसा भारी बोझ सा बनकर छाती की नसें पकड़कर ऐसे झूलने लगा कि उसके मारे मैं बेचैन हो उठा। रात को कुछ स्थिर होकर सोचने लगा कि ऐसा क्यों हुआ। मन के भीतर से जवाब मिला, तुम्हारी वह सुरबाला कहाँ गई? मैंने उससे कहा, मैंने तो उसे अपनी इच्छा से छोड़ दिया है। वह क्या हमेशा मेरे लिए ही बैठी रहती? मन के भीतर से किसी ने कहा, तब जिसे तुम चाहते ही पा सकते थे, अब अपना सिर दे दे मारने पर भी तुम्हें उसे एक बार आंखों से देखने तक का अधिकार नहीं मिल सकता। वह बचपन की सुरबाला तुम्हारे कितने ही नज़दीक क्यों न रही हो, पर अब तो उसकी चूड़ियों की झनकार सुनो, उसके जूड़े के मसाले के तेल की सुगंध का अंदाज़ा लगाते रहो, मगर फिर भी बीच में एक दीवार हर हालत में खड़ी ही रहेगी। मैंने कहा, रहने दो, सुरबाला मेरी कौन है? जवाब मिला, माना कि आज वह तुम्हारी कोई भी नहीं है, पर तुम्हारी वह क्या नहीं हो सकती थी? बात तो सच है, सुरबाला मेरी क्या नहीं हो सकती थी? सबसे बढ़कर अंतरंग हो सकती थी, सबसे ज़्यादा नज़दीक और घनिष्ठ हो सकती थी, मेरे जीवन के संपूर्ण सुख दुखों की साथिन हो सकती थी। पर आज वह इतनी दूर है, इतनी पराई है कि आज मुझे उसे देखने तक की मनाही है। उससे बात करने में भी दोष है, उसके विषय में विचार करना भी पाप है। और एक रामलोचन नाम का अनजान आदमी अचानक न जाने कहाँ से आ धमका, और सिर्फ 2-4 रटे हुए मंत्र पढ़ पढ़ाकर सुरबाला को दुनिया के और सबों के पास से क्षण भर में झपट्टा मार के ले गया। मानव समाज में मैं किसी नई नीति का प्रचार करने नहीं बैठा, न मैं समाज को तोड़ने आया हूँ, और न बंधन तोड़ना मैं पसंद ही करता हूँ। मैं तो सिर्फ अपने मन के असली भावों को जाहिर करना चाहता हूँ। अपने मन में जो भाव उठा करते हैं वे क्या सभी विचार करने योग्य होते हैं? पर क्या करूँ, रामलोचन के घर में दीवार की ओट में जो सुरबाला खड़ी हुई थी वह रामलोचन की अपेक्षा मेरी ही अधिक थी। यह बात मेरे मन से किसी भी तरह दूर ही नहीं होना चाहती। माना कि ऐसा विचार करना बिल्कुल असंगत और अत्यंत अन्याययुक्त है, पर ऐसा होना अस्वाभाविक नहीं। मेरा मन अब किसी काम में नहीं लगता। दोपहर को जब क्लास के लड़के गुनगुनाकर पढ़ा करते हैं, बाहर जब
धू धू लू चलती रहती है। गर्म हवा जब नीम की पुष्प मंजरियों की सुगंध बहा लाती है, तब मेरी इच्छा होती है। क्या इच्छा होती है सो मुझे नहीं मालूम। हाँ, इतना मैं कह सकता हूँ कि भारत की उन भावी आशाओं को, देश की उन होनहार संतानों को स्कूल में उनकी व्याकरण की भूलें बताकर जिंदगी बसर करने की इच्छा तो कतई नहीं होती। स्कूल की छुट्टी हो जाने पर उस सुनसान घर में अकेले मेरा मन नहीं लगता, और अगर कोई भला मानस मिलने आता तो वह भी नागवार गुजरता। शाम के वक्त तालाब के किनारे सुपारी और नारियल के पेड़ों की अर्थहीन मरमर ध्वनि सुनते सुनते मैं सोचने लगता कि मनुष्य समाज एक जटिल भ्रम का जाल है। ठीक वक्त पर ठीक काम करने की किसी को भी याद नहीं रहती, और उसके बाद फिर वह बेठीक वक्त पर बेठीक वासनाएं लेकर तड़पता रहता है। मुझ सरीखा आदमी सुरबाला का पति बनकर बुढ़ापे तक खूब सुख से रह सकता था, सो मैं बनने चला गैरीबाल्डी और हुआ आखिर एक देहाती स्कूल का सेकंड मास्टर। और रामलोचन राय एक वकील है। उसके लिए ख़ास तौर से सुरबाला का ही पति बनना कोई ख़ास ज़रूरी नहीं था। ब्याह के एक क्षण पहले तक उसके लिए जैसी सुरबाला थी वैसी ही भवशंकरी, और वही रामलोचन आज बगैर कुछ सोचे समझे सुरबाला के साथ ब्याह करके सरकारी वकील बनकर मज़े में रुपये पैदा कर रहा है। जिस दिन दूध में ज़रा धुएं की बू आती है उस दिन सुरबाला को वह डांट देता है, और जिस दिन मन प्रसन्न होता है उस दिन सुनार को बुलवाकर सुरबाला के लिए गहने बनने दे देता है। खूब मोटा ताज़ा है, अचकन पहनता है, उसे किसी तरह का असंतोष नहीं। किसी दिन वह तालाब के किनारे बैठकर आकाश के तारे गिन गिन कर हाय तौबा करते रात नहीं बिताता। रामलोचन किसी भारी मुकदमे के काम से कहीं बाहर गया था। स्कूल के मकान में जैसे मैं अकेला था। उस दिन सुरबाला के घर सुरबाला भी शायद अकेली ही थी। याद है उस दिन सोमवार था। सवेरे से बादल हो रहे थे। करीब 10 बजे से टप टप में बरसने लगा। बादलों की हालत देखकर हेडमास्टर ने स्कूल की जल्दी छुट्टी कर दी। काले बादलों के टुकड़े मानो किसी एक महा आयोजन के लिए तमाम आकाश में दिन भर इधर से उधर दौड़ धूप करते रहे। उसके दूसरे दिन शाम को मूसलाधार वर्षा और साथ साथ आंधी भी शुरू हुई। जितनी रात बीतने लगी वर्षा और आंधी का वेग उतना ही बढ़ता गया। पहले पूर्वैया हवा चलती रही, फिर क्रमशः उत्तर और उत्तर पूर्व की हवा चलने लगी। ऐसी रात में सोने की कोशिश करना व्यर्थ है। सहसा याद उठ आई कि आज की रात में ऐसे आंधी मेह में सुरबाला घर में अकेली होगी। हमारा स्कूल वाला घर उसके घर से कहीं मजबूत है। मैंने कितनी ही बार सोचा कि उसे मैं स्कूल वाले घर में बुला लूं और मैं तालाब के किनारे रात बिताऊं, किंतु किसी भी तरह मन को स्थिर न कर सका। रात के करीब 1:30-2 बजे होंगे। सहसा बाढ़ आने का शब्द सुनाई दिया, मानो समुद्र दौड़ा आ रहा हो। मैं घर से बाहर निकल पड़ा, सुरबाला के घर की ओर चला। रास्ते में तालाब की मेड़ थी। वहां तक पहुंचने में घुटनों तक पानी पड़ा। मैंने मेड़ के ऊपर चढ़कर देखा तो वहां एक और तरंग आ उपस्थित हुई है। हमारे तालाब की मेड़ का कुछ हिस्सा लगभग 11 हाथ ऊंचा होगा। मेड़ पर जिस समय मैं चढ़ने लगा, ठीक उसी समय दूसरी ओर से एक और आदमी चढ़ा। वह आदमी कौन था, यह मेरी संपूर्ण अंतरात्मा ने, मेरे सिर से लेकर पैर तक समस्त अंगों ने जान लिया। इसमें मुझे ज़रा भी संदेह नहीं। शेष सब कुछ पानी में डूब चुका था। केवल हम ही दोनों जने उस 5-6 हाथ के द्वीप में आकर खड़े हो गए थे। तब प्रलय का समय था। आकाश में तारों का भी प्रकाश न था। संसार के सारे दीप बुझ चुके थे। तब एक आध बात कर लेने में भी कोई हानि नहीं थी। पर एक भी बात किसी के मुंह से नहीं निकली। किसी ने किसी से कुशल तक न पूछा। दोनों जने सिर्फ अंधकार की तरफ
देखते रहे और पाँवों के नीचे से घोर काले रंग का उन्मत्त मृत्यु स्रोत गरजता हुआ प्रवाहित होता रहा। आज संपूर्ण विश्व संसार को छोड़कर सुरबाला मेरे पास आकर खड़ी हुई है। आज मेरे सिवा सुरबाला का संसार में और कोई भी नहीं है। एक दिन बचपन की वह सुरबाला न जाने किस जन्मांतर से, किस पुराने रहस्य अंधकार से बहकर इस सूर्य चंद्रालोकित लोक परिपूर्ण पृथ्वी पर मेरे पास आ लगी थी, और आज कितने दिनों बाद उसी लोक में पृथ्वी को छोड़कर इस भयानक जनशून्य प्रलयांधकार में वह अकेली मेरे ही पास आ खड़ी हुई है। जन्म स्रोत ने जिस नवकलिका को मेरे पास ला पटका था, अब मृत्यु स्रोत उसी विकसित पुष्प को मेरे ही पास ले आया है। अब सिर्फ एक और लहर आते ही पृथ्वी के इस टुकड़े से, विच्छेद के इस डंठल से टूटकर हम दोनों एक हो जाएंगे। वह लहर न आवे, अपने पति, पुत्र, गृह, धन, परिवार को लेकर सुरबाला चिरकाल तक सुख से रहे। मैंने इसी एक रात में महाप्रलय के तट पर खड़े खड़े अनंत आनंद का आस्वाद पा लिया है। रात करीब खत्म हो आई, आंधी थम गई, पानी घट गया। सुरबाला बगैर कुछ बोले चाले चुपचाप घर की ओर चल दी, और मैं भी बिना कुछ कहे सुने चुपके से अपने घर लौट आया। सोचने लगा, मैं नाजिर भी न हुआ, सरिश्तेदार भी न हुआ, गैरिबाल्डी भी न हो सका। मैं एक टूटे फूटे स्कूल का सेकंड मास्टर हूँ। मेरे इस संपूर्ण जीवन में सिर्फ क्षण भर के लिए एक अनंत रात का उदय हुआ था। मेरी परमायु के संपूर्ण दिनों में सिर्फ यही एक रात मेरे इस तुच्छ जीवन की एकमात्र चरम सार्थकता है। अभी आपने सुनी रविंद्रनाथ ठाकुर द्वारा लिखित मूल कहानी जेठ का हिंदी अनुवाद एक रात। मैं आशा करती हूँ मेरी आवाज़ में यह कहानी आपको पसंद आई होगी। कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अन्य साहित्य प्रेमियों के साथ साझा भी अवश्य करें। ऐसी ही और कहानियाँ सुनते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं अर्चना त्यागी अब आपसे विदा लेती हूँ। फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ बेहतरीन कहानियों के सफ़र में। धन्यवाद। अगर आपको रचना पसंद आती है तो लाइक और कमेंट्स ज़रूर करें और शेयर कीजिए।